अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब से पहले हमने 12th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, हमने वहाँ पढ़ा कि कैसे रजिस्टर सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं, कैसे कैपेसिटर्स को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करने में उन पे क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे उनकी रजिस्टर या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है, वो सब हम वहाँ पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। किसकी बात आती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। जैसे हमने रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलली जोड़ा था, कैसे जोड़ा था? सीरीज में और पैरेलली। वैसे ही सेल्स भी क्या करते हैं, हम सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, आगे जाके हायर स्टडीज में आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी पढ़ोगे, पर वो फिलहाल 12th के रेस्पेक्ट से आपके कोर्स में है नहीं। तो अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो शुरू करते हैं सीरीज से। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, आइए इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। माना मैंने C1, C2, C3 ऐसे करके n नंबर ऑफ सेल्स ले लिए, n नंबर ऑफ सेल्स लिए, जिनका EMF E1, E2, E3 और En है, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड Rn रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, इन सभी को मैंने सीरीज में जोड़ दिया। कैसे? मैंने पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल अगले वाले के पॉजिटिव से जोड़ा, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से। इस तरह से लगातार मैंने कुछ सेल्स को जोड़ दिया। ऐसा जोड़ने पर जब मैं इनको इस तरह से जोड़ दूंगा तो मेरे सेल्स के कारण टोटल इफेक्टिव EMF, या फिर मैं उसको कह दूं मेरा E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जो EMF होता है, EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। EMF तो वही होता है ना, तो एक तरह से पोटेंशियल ही है, और सीरीज में पोटेंशियल ऐड होता है। इसी तरह से E इक्विवेलेंट के लिए EMF भी क्या हो जाएगा? सभी सेल के EMF का सब मेरा E इक्विवेलेंट दे देगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इन सभी सेल्स के पास अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। सभी सेल्स के पास अपनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होगा? वो सभी इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल्स की क्या हो जाएगी? क्योंकि वो सीरीज में जुड़ी है तो वो डायरेक्टली एड अप हो जाएगी। ठीक है, और मिलके मुझे क्या दे देगी? R इक्विवेलेंट। क्या दे देगी? R इक्विवेलेंट। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सबको बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, अभी तक मैं क्या ले रहा था? मैं n नंबर ऑफ सेल्स ले रहा था जिनकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? अलग अलग है सबकी। अब मानो मैं क्या लेता हूं? आइडेंटिकल लेता हूं। इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, अगर मेरे सारे सेल्स आइडेंटिकल होते हैं, इसका मतलब अगर सभी सेल्स की EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होती है तो क्या होगा? तो ये सारे E1, E2, E3 ये सब की वैल्यू E मान लूं। मैंने जब सेल्स को आइडेंटिकल माना तो मैंने ये माना कि मेरी हर सेल की EMF E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। सो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट E प्लस n टाइम्स। अगर मैंने n सेल्स लिए हैं तो मैं सारे E's को, सब EMF को n टाइम्स प्लस कर दूंगा। इसी तरह R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, अब सबकी सेम है ना आइडेंटिकल सेल्स के लिए, तो ये कितनी बार प्लस कर दूंगा? ये भी n टाइम्स प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सॉरी, n टाइम्स प्लस कर दूंगा। तो मेरे पास E इक्विवेलेंट कितना आएगा? NE आ जाएगा क्या? और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? NR आ जाएगा क्या? यहां तक उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, ये EMF ऑफर्ड बाय सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय माय n नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, बट देखो, रेजिस्टेंस इंटरनल सेल्स के अलावा मेरा सर्किट भी तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज कैपिटल R। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा? अब ये सारे रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एड अप हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल्स प्लस माय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये मेरा टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा टोटल ईएमएफ हो गया, तो इन दोनों की हेल्प से मैं मेरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट निकाल सकता हूं। सो माय टोटल करंट थ्रू द सर्किट will be I is equals to total EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और मेरा टोटल EMF कितना आ गया है? NE आ गया है। और टोटल EMF मेरा NE आ गया है, और टोटल रेजिस्टेंस मेरा क्या आ गया है? N स्मॉल r प्लस कैपिटल R, N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये मेरा हो जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट when n number of identical cells are connected in series in which each cell have EMF of E and internal resistance of small r। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसके अब स्पेशल केस देखते हैं। तो जब हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो करंट आया I इज इक्वल्स टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R, ठीक है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स था आइडेंटिकल सेल्स के लिए, उसके लिए मेरे पास करंट ये आया। अब इसके लिए हमारे पास दो स्पेशल केसेस हैं। क्या हैं? दो स्पेशल केसेस। और वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है वो अभी स्पेशल केसेस सॉल्व करके हम उसका कंक्लूजन देखेंगे ना, तब अपने को बढ़िया से समझ आएगा। ठीक है, पहले अपन ये सेकंड वाला केस देखते हैं। सेकंड वाले केस में देखो क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। किससे? मेरे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से। जो सेल मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ज्यादा है। किससे? सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इस केस में मैं R प्लस NR को लगभग बराबर किसके लिख सकता हूं? NR के लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। तो अगर R प्लस NR ऑलमोस्ट NR के इक्वल है तो ये करंट का फॉर्मूला मेरे पास कैसा बन जाएगा? मेरे पास ये कुछ फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा NE अपॉन NR। यहां से N को काट दूंगा तो मेरे पास करंट क्या मिल जाएगा? E अपॉन स्मॉल r। ये मुझे क्या मिलेगा? करंट थ्रू द सर्किट when n number of identical cell are connected in series in which internal resistance of cell is very greater than the external resistance। इस केस में मेरे पास करंट क्या आएगा? E अपॉन R। और ये करंट क्या है? ये क्या वही करंट है जो मुझे एक सेल से मिलेगा? करंट ड्यू टू सिंगल सेल। यहां पे देखो ये करंट नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है मैं कितने भी सेल्स लगा लूं, चाहे मैं एक सेल लगाऊं चाहे मैं 100 सेल लगा दूं, मेरा करंट हमेशा ये रहेगा। मतलब ज्यादा सेल लगाने से मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है करंट में। तो इसीलिए ये वाला जो अरेंजमेंट होता है, ये वाला जो कंडीशन होती है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, जब मुझे ज्यादा सेल लगाने से कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। हम सेल ज्यादा क्यों लगाते हैं? ताकि हमें आउटपुट ज्यादा मिले। तो इस तरह का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं जिसमें मैं केस ये वाला लगा देता हूं कि जिसमें मेरे सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, तो उसमें तो मुझे करंट ज्यादा मिलेगा ही नहीं। तो ये वाला केस किसी सिग्निफिकेंस का नहीं होता, कोई जरूरत का मतलब अच्छी बात नहीं है ना। तो अच्छी बात क्या है वो अब देखते हैं। अच्छी बात ये है कि मेरा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा हो। किससे? इंटरनल रेजिस्टेंस से। किससे ज़्यादा हो? इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। क्यों? ऐसे केस में R प्लस NR
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के। और जब ऐसा होता है तो मेरा करंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एन ई अपॉन आर, ठीक है ना, एन ई अपॉन आर। और ये फॉर्मूला कैसे दिख रहा है, एन टाइम्स ऑफ करंट, सॉरी इस कैपिटल आर, माय बैड, एन टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब यहां पर जो करंट मुझे मिल रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं जितना ज्यादा सेल्स लगाऊंगा, जितने ज्यादा आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में जोड़ता हुआ चला जाऊंगा, मुझे उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, करंट। अगर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किससे बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से, ठीक है। तो ये वाला जो केस है, ये वाला जो अरेंजमेंट है, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंस रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ऑर्डर, या फिर हम सिंपली ऐसे कह देते हैं कि अगर हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे ज़्यादा करंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के दूसरे टाइप की, जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का दिखता है, आइए समझते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ n नंबर ऑफ सेल्स क्या कर दिए, पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। पैरेलली कनेक्ट कर दिए मतलब इन सब का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से जोड़ दिया है और इन सब का नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से जोड़ दिया है, ठीक है। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब मैंने इनको पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होता है, अब मैंने देखो यहाँ पर आइडेंटिकल सेल से ले लिए, क्या ले लिए, आइडेंटिकल सेल ले लिए, जिन सभी सेल्स का ईएमएफ कितना है, ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि पैरेलल में जो ईएमएफ होता है वो क्या रहता है, वो सेम ही रहता है। तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। पैरेलल में ये सब क्या करेंगे, ये सब मिलके एक सेल की जितनी ईएमएफ होती है, ये सब मिलके उतनी ही ईएमएफ, उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई ईएमएफ की, लेकिन यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस जब जुड़ती है, जब पैरेलल रेजिस्टेंस पैरेलल में कंबाइंड होती है, तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 अपॉन, ये तो हो गई टोटल ईएमएफ। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स। ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 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 n टाइम्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू n अपॉन आर, एंड आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, r अपॉन n। आर इक्वलेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, r अपॉन n, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास टोटल ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आ गया, जो कि E होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बाय ऑफर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या हो गया, R अपॉन N हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की। अब एक रेजिस्टेंस अपने पास सर्किट में भी है, और ये सर्किट का रेजिस्टेंस सेल के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंबाइंड है। इस R इक्विवेलेंट के साथ किस में कंबाइंड है, सीरीज में कंबाइंड है। तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ n सेल्स कर दो, चलो क्या आएगा, R, कैपिटल R प्लस R अपॉन n, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, ठीक है। अब देखो, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया और मेरे पास टोटल ईएमएफ आ गया, तो मैं करंट थ्रू द सर्किट निकाल सकता हूं क्या, करंट थ्रू सर्किट
करंट थ्रू सर्किट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल ईएमएफ मेरे पास कितना आया, टोटल ईएमएफ मेरे पास E आ गया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन n। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ नीचे से एलसीएम लूंगा और ये n कहाँ आ जाएगा, ऊपर E के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास करंट कितना आ जाएगा, n टाइम्स E अपॉन n कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट थ्रू द सर्किट इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके भी दो केसेस है। ठीक है, जैसे हमने सीरीज के दो केसेस पढ़े, अब इसके भी दो स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो स्पेशल केसेस की। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मुझे करंट यही मिला था क्या, I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जहाँ पर E क्या है, EMF प्रोवाइडेड बाय सिंगल सेल, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सिंगल सेल, और कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब मैंने n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में जोड़े थे। ठीक है, अब देखते हैं पहला केस। देखो जहाँ पर कैपिटल R क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से। इस केस में n कैपिटल R प्लस स्मॉल r में ऑलमोस्ट किसके इक्वल लिख सकता हूँ, n कैपिटल R के इक्वल लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस केस में मेरे पास करंट क्या हो जाएगा, एन ई और n कैपिटल R प्लस R। इस पूरे को मैं केवल NR लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो n से n कटा, I मेरे पास क्या आया, कैपिटल R अपॉन E अपॉन कैपिटल R, E अपॉन कैपिटल R, और ये क्या है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल के थ्रू करंट। अब देखो यहाँ पर करंट n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ करंट नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब चाहे मैं एक सेल लगाऊं चाहे 1000 सेल लगा दूं, मुझे करंट तो इतना ही मिलेगा। जब मेरे ज़्यादा सेल लगाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो इस केस का कोई सिग्निफिकेंस होगा क्या, इस केस का कोई सिग्निफिकेंस होगा क्या, जी बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ नो सिग्निफिकेंस। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया से समझ आई होगी। ठीक है जी, अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत छोटी है मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस से, बहुत छोटी किससे है, इंटरनल रेजिस्टेंस से। इस केस में n कैपिटल R प्लस R मैं ऑलमोस्ट इक्वल किसके लिख सकता हूँ, स्मॉल r के। इस केस में मेरा करंट क्या हो जाएगा, n e अपॉन स्मॉल r, मेरा करंट यही हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखो ये क्या है, n टाइम्स करंट थ्रू द सर्किट इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था, करंट एक सेल जितने करंट प्रोवाइड कर रहा था वही मेरा टोटल करंट था। पर यहाँ पर एक सेल जितना करंट प्रोवाइड कर रहा है, एक सेल के कारण जितना करंट फ्लो कर रहा है, उसके n टाइम्स मेरा क्या है, करंट है, उसके n टाइम्स मेरा क्या है, करंट। और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि मैं जितने ज़्यादा सेल्स लगाऊंगा, मैं जितने ज़्यादा सेल पैरेलल में लगा दूंगा उतना ज़्यादा करंट मिलेगा मुझे। कब, जब मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, और पैरेलल में मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू टेक आउट मैक्सिमम करंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।